नमस्कार प्यारे साथी, जय हिंद, राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं विवेक गर्ग आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार पर सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने देखा कि हमने रीट 2021 का पेपर किया पहले। उसके बाद टेट 2017 का आया, उसके बाद 2015 का। आज हम जो करने वाले हैं टेट 2012 का करने वाले हैं। सभी साथी एक बार जो भी वीडियो को देखे वो क्लास को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें ना। इससे क्या होता है, हम लोगों को सपोर्ट मिलता है और यही हमारा गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोगों से मिलता है। ठीक है, तो 2012 के हम पेपर करने वाले हैं। बढ़िया तरीके से पूरा एनालिसिस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन होना था। इसमें मेरे भाइयों क्या करना था, स्थानीय मान निम्नलिखित चार संख्याओं में पाँच का स्थानीय मान का क्रमशः है। हर एक में पाँच का अंक आपको दिख रहा है भाई, इसमें भी पाँच का दिख रहा है, इसमें भी, लेकिन इनके स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इस पाँच का स्थानीय मान देखें। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? किसी संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे आप बताओ? किसी संख्या का स्थानीय मान आप लोग कैसे निकालते हो? सर जो अंक है उसको लिखेंगे। सर जो अंक है ना, पहले उस अंक को लिखा जाएगा, पाँच को लिखा जाएगा। उसके बाद कितने अंक? एक दो तीन, तो तीन जीरो। इसका मतलब पहले का 5,000 आएगा। कितना आएगा? 5,000। देखो ये 50,000 है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। 500 है, ये नहीं आएगा। और 50 100 है ना, 50 100 ये भी नहीं आएगा। ठीक है, 50 100 ये भी नहीं आएगा। फिर इसका पाँच, ये वाला पाँच है। इस पाँच के बाद कितने अंक है? एक दो का है, एक का। तो जितने अंक बाद में है उतने जीरो। इसका मतलब 500। पहला 5,000, फिर 500, फिर इस वाले पाँच का पाँच के बाद कितने अंक है भाई? एक अंक है। एक जीरो लगा दोगे 50 आ जाएगा। इस वाला पाँच की बात करें, ठीक है, तो ये कितना आएगा? पाँच आएगा इसका। फिर पाँच आएगा, कितना आएगा? पाँच। क्रमशः निकालना है ना, क्रमशः में तो यही बैठेगा 50 100 पाँच यहाँ नहीं आएगा। फिर तो ऑप्शन फिर तो यही बैठेगा ना। ठीक है, हो सकता है 1585 की जगह पे कुछ और हो, है ना। चलिए, तो स्थानीय मान निकालना आप आसानी से जानते ही हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 4,054 है। टोटल निकालें, स्त्री और पुरुष दोनों को मिला करके 4,054 है। इसमें से पुरुष कितने हैं? 2896 है। तो स्त्रियों की संख्या पाई टोटल। अगर मैं बात करूं पुरुष और स्त्री दोनों की मिला करके, किसकी? पुरुष और स्त्री, पुरुष प्लस स्त्री दोनों को मिला करके, पुरुष भी मिला लूँ मैं और स्त्री भी मिला लूँ मैं। पुरुष और स्त्री की संख्या जो है ना, वो कितना दी है? 4,054। कितनी दी है? 4,054। इसमें से पुरुष कितने हैं? पुरुषों की संख्या कितनी दी है बताइएगा? पुरुष दिए हैं आप लोगों को 2896। कितने दिए हैं? 2896। तो अगर आपको स्त्रियों की संख्या निकालनी है, आपको निकालना है कि बताओ इसमें स्त्रियां कितनी हैं। स्त्रियों की संख्या तो क्या करेंगे? टोटल में से घटा दोगे ना। 4,054 में से 14 में से 6 गया तो 8, इकाई अंक 8 आना चाहिए। 14 बचे, 14 में से 9 गया तो 5, 58 आना चाहिए लास्ट में। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट में यहाँ पर भी 58 नहीं है, यहाँ पर भी 58 नहीं है। कौन सा ऑप्शन बचा? सी। तो बिल्कुल इजी था भाई, बस माइनस करना था। बच्चा भी कर लेगा, कोई बात नहीं है। पहले ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है, तुम्हें पता ही है। एक विद्यालय के 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है। यदि प्रत्येक संख्या में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? भाई 6 क्लास है और जिनमें टोटल स्टूडेंट की संख्या 642 है। 642 अब प्रत्येक संख्या में बराबर है तो इसका मतलब भाग दे दोगे भाई। 642 स्टूडेंट को 6 भागों में बराबर बराबर बांटना है। 6 कम 6, 6 सत्ते 42। तो यही कन्फ्यूजिंग था भाई। 6 का भाग जब 4 में दिया था ना, भाग कैसे दोगे? भाग कैसे दोगे ये देखना है। 6 का भाग 642 में कुछ लोग नहीं जानते होंगे। 6 कम 6, अब आप जीरो लगाओगे ना, यहाँ पर जीरो लगोगे। 6 का भाग जीरो बन गया। अगर अंक उतारने के बाद कोई आपने अंक लिया तब भाग नहीं जाए तो जीरो आएगी। ठीक है, तो 2 का अंक उतारा हुआ, अब भाग चला जाएगा। अब भी अगर अंक उतारने पर भाग नहीं जाता तो क्या करते? फिर से जीरो रखते, लेकिन अब अपना भाग जा पा रहा है। 64 42। तो आंसर कितना आएगा फिर? 107 आएगा, क्योंकि ये जीरो जीरो बन ही गया। तो आंसर मेरे लाडलो क्या आएगा? बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या? बी मेरे लाडलो करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा, ये कह रहा है कि 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य कितना हुआ? किसके बराबर नहीं है? सॉरी, देखो ये नहीं शब्द जरूर पढ़ लेना। मैंने भी पहली बार में नहीं पढ़ा, नहीं शब्द जरूर पढ़ लेना। ऐसा कौन सी वैल्यू है
जो इसके बराबर नहीं है वो आप लोगों को बताना है। साथियों आप देखोगे कि अगर 25 पैसे के 10 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 10 सिक्का होंगे, 25 गुणा 10, तो आपके जो पैसे बनेंगे ना वो 250 पैसे बनेंगे। 250 पैसे है ना, 250 पैसे। ऐसा कौन सा है जो 250 पैसे नहीं बना पा रहा? भाई 1 रुपए के 2 सिक्के तो 2 रुपए हो गए। भाई 1 रुपए के 2 सिक्के होंगे 2 रुपए, और 2 रुपए का मतलब 200 पैसे। तो यहाँ से कितने बनेंगे? 200 पैसे बन गए। और ये 50 पैसे हैं, इसका मतलब ये 250 बन गए। तो ये तो दे रहा है, मैं पहले वो टिक कर रहा हूँ जो मुझे 250 पैसे दे पाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? 250 पैसे दे पाएगा। 1 रुपए का 1 सिक्का मतलब 1 रुपया, 100 पैसा ये हो गए। 1 रुपए का 1 सिक्का मतलब 1 रुपया हो गया, और 1 रुपये का मतलब 100 पैसा। इसमें यही क्वेश्चन आता है भारतीय मुद्रा में, मैंने देखा है, और पहले भी क्वेश्चन पूछा गया तो वो ऐसे ही इस तरीके से पूछा गया है। 50 पैसे के 3 सिक्के तो इसका मतलब 150 पैसे हो गए। हाँ या ना भाई? 50 पैसे के 3 सिक्के 150 पैसे हो गए। तो 150 और 100 250 पैसे बन गए। क्या कितने पैसे बन गए? 250 पैसे। कितने पैसे बन गए? 250। भाई ये भी 250 दे रहा है। 250 जो नहीं देगा वो आंसर आएगा। 1 रुपए के 2 सिक्के हो जाएंगे तो 2 रुपए हो जाएंगे, मतलब 200 पैसे। हाँ या ना? एक भाई ये तो सबको पता होगा ना कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ये तो सब लाड लो पता होगा सभी को। ऐसा कोई है क्या? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपए 200 पैसे ही हो गए, और 25 दूनी 50 पैसे ही हो गए। इसका मतलब 250 पैसे हो गए, 250 पैसे हो गए ना। बिल्कुल ये भी 250 पैसे दे रहा है। 1 रुपए के 2 सिक्के 2 रुपए, और 2 रुपए का मतलब 250 200 पैसे ये भी दे रहा है। तो ये नहीं दे रहा होगा। अब देखो ये कैसे नहीं दे रहा है, एक बार करके तो देखें। 1 रुपए के 2 सिक्के, अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को ले लूँ तो 1 रुपए के 2 सिक्के का मतलब हो गए 2 रुपए, मतलब 200 पैसे तो ये हो गए अपने। 50 पैसे का 1 सिक्का, इसका मतलब 50 पैसे ही हो गए। लेकिन एक 25 पैसे का सिक्का भी है। इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है ना वो अपन को 275 पैसे दे रहा है। कितने? 275 पैसे। इसका मतलब यही मैच नहीं हो रहा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। डी आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी मेरे सभी साथियों आंसर हो जाएगा। जो 250 पैसे आंसर नहीं दे रहा ना, वो अपना जो ऑप्शन है वो मेरे लाडलो डी है। तो डी इसका आंसर आएगा। अच्छा ये वाला संख्या 4 में, संख्या 4 में 6 का भाग दें। 4 में कितने का भाग दिया जाए? 6 का। 4 में 6 का भाग दिया जाए। टेट 2012 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। 4 में 6 का भाग कैसे दोगे? कुछ साथियों को नहीं आएगा कि कैसे भाग दें सर। कुछ लोग पॉइंट में देने लगेंगे। भाई पॉइंट में देगा तो शेषफल कैसे आ जाएगा, पहले ये बताओ। कभी भी अगर आप पॉइंट में भाग दे रहे हो ना तो शेषफल नहीं आ सकता, फिर तो भाग जाता रहेगा। इसका मतलब आपको पॉइंट नहीं लगाना है भाई। 6 का अगर एक बार करते हो तो 6 हो जाएगा, 0 बार दोगे, क्योंकि 6 कम तो 6 होता है। यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 6 का गुणा 0 से करोगे तो क्या आएगा? 0। यहाँ से क्या आएगा? 4। अब आपको ये पता होना चाहिए जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें भाग दिया जाए भाज्य। कौन सी संख्या में भाग दिया? 4। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। इसका लो भाज्य कितना हो गया? 4 हो गया। जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। ये जो है ना भाजक हो गया। क्या हो गया? भाजक। कोसेंट कहेंगे जिसको। और ये तुम्हारा शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो भाजक कितना हो गया? 6। आपसे पूछा है भाज्य भाजक, तो भाज्य तो कितना हो गया? यहाँ पर 4 हो गया। 4 का भाग दिया है। शेषफल भाजक कितना हो गया? कितने का भाग दे रहे हो? 6। तो 4 और 6 आएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा भागफल कितनी बार भाग गया? ये डिवीजर हो गया। ये क्या हो गया? डिवीजर। डिविडेंड होता है भाई। जिस संख्या का भाग देते हैं ना उसको डिवीजर कहा जाता है। इसको डिवीजर कहेंगे, DIVISOR, डिवीजर कहेंगे। और जो जितनी बार जाता है ना उसको कहते हैं कोसेंट। इसको कहेंगे कोसेंट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भागफल। तो कितना भागफल आया? कितनी बार भाग गया? 0 बार, ठीक है। तो भागफल कितना आएगा? 0। 4 6 0 और शेषफल 4। तो ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। जिस संख्या में आप लोग भाग दे रहे हैं उसको भाज्य कहते हैं। जितनी बार भाग जाता है भागफल कहते हैं। जो बचता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल। तो 4604 आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। इसको आपको आरोही क्रम में क्या करना था? व्यवस्थित करना था। आरोही का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर।
बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, जैसे 1/3 है, इसमें 2 जीरो लगा दोगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार और कराया है ना। तो यही क्वेश्चन इसमें जो भिंड वाले टॉपिक में ना, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। 300/4 हो जाएगा, 200/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 600/7। आपने क्या किया, क्योंकि भिन्न में कितनी भी संख्या का गुणा कर दो और या भाग कर दो, वो समतुल्य भिन्न होती है। वो कैसी होती है, समतुल्य। ठीक है, तो 100/3, ये 2 जीरो 100/3, 300/4, 200/5 और ये 600/7। अब देखो 3 का भाग दो, 33 आएगा। 33 थी 99। पॉइंट का पीछे देखेंगे, अगर व्यवस्था नहीं बनेगी ना, जब हमको ऑप्शन नहीं आता नजर आएगा तब पॉइंट का देंगे, बाकी ऐसे कर लो। 4 का भाग दोगे 300 में 75 बार है ना। 5 का भाग 40 बार। मैंने केवल अंश में 2 जीरो लगा दिया, अब मैं भाग दे रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा। और 7 का भाग देंगे 7 8 56, 7 8 56, 4 जीरो 7 5 35, 85 पॉइंट समथिंग। तो आपको आरोही क्रम प्रतिक्रम, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 33 वाली पहली संख्या सबसे छोटी होगी। 1/3 कैसा है, सबसे छोटा है। 1/3 सबसे छोटा है, 33 सबसे छोटा हो गया। 33 के बाद क्या आएगा, 40, मतलब तीसरी संख्या। तीसरी का मतलब 2/5। तो 1/3 से बड़ी 2/5 आएगी। 1/3 से बड़ी 2/5, यही ऑप्शन मिल रहा है ना, बाकियों में तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद 3/4, उसके बाद 6/7। तो ऑप्शन इसका सी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, सी। यही बेस्ट अप्रोच है इसको करने की। आप 2 जीरो लगा लेना, इससे क्या होगा, आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको भाग देना है। चलिए, इसका विस्तारित रूप लिखना है, इसका विस्तारित रूप। तो ऑप्शन से कर सकते हो, देखो 30 और 5 35 हो गया। 30 5 35 सही है सब में। ये 5/10 आएगा, क्या आएगा, 5/10 सब में है। जीरो का कोई औचित्य नहीं होता। 7 बट्टे कितना आएगा, 1 2 3। भाई जिस नंबर पे है ना उतनी ही जीरो आएंगी बट्टे में। इसको आप क्या लिखोगे, 35.507। सबसे पहले पॉइंट की पहले की संख्या देखो, पॉइंट से पहले जितनी संख्या है। 3 के बाद कितने अंक है, 1 अंक, इसलिए 1 आएगा। 5 का स्थानीय मान क्या आएगा, 5, क्योंकि 5 के बाद कोई अंक नहीं है। पॉइंट से पहले अलग अप्रोच लगाते हैं, पॉइंट के बाद अलग अप्रोच लगाते हैं। पॉइंट से पहले ये देखते हैं कि कितने अंक हैं, उतनी जीरो लगा देंगे प्लस। अब देखो 5 अगर पहले स्थान पर है तो इसको दशांश बोलेंगे, बट्टे 10 कर दोगे। जीरो का होना कोई जरूरी नहीं है। 7 बट्टे कितना आएगा, 7। पॉइंट के बाद कौन से, 1 2 3। 7 जो है ना पॉइंट के बाद तीसरे स्थान पर है। पॉइंट के बाद जितने स्थान पर होता है उतने जीरो। 7/1000 आएगा। 7 बट्टे क्या आएगा, 1000। बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ये ऑप्शन तो नहीं है, ना ही ये ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल ये भी नहीं है। 7/1000 ऑप्शन केवल डी में है। तो डी इसका डॉग, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे लाडो। चलिए अगला, इसका आंसर देखिए, 2 क्वेश्चन पूछ लिए भाई एक ही पेपर में सेम। इसमें उल्टा कर दिया, पहले विस्तारित रूप पूछ लिया, अब की बार इसका संक्षिप्त रूप पूछ लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 90 और 9 कितने हो गए, 99। तो सबसे पहले क्या आएगा, 99 आएगा पॉइंट। अब देखो 9, ये क्या हो रहा है, जितने जीरो ना उतने पॉइंट के बाद स्थिति नहीं पाएगा। 1 जीरो है, इसका मतलब पहले स्थान पर आएगा। 1 2 3 जीरो है, इसका मतलब तीसरे स्थान पर 9 आएगा। तो दूसरे स्थान पर क्या आएगा, जीरो आएगा। जितने जीरो होंगे ना उतने ही स्थान पर आएगा पॉइंट के बाद। 1 2 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। इसका मतलब ये जो 9वां अंक है ना पॉइंट के बाद तीसरे स्थान पर आएगा, तो 1 जीरो लगानी पड़ेगी, है ना। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन हो गया, ये तो गया, ये भी गया। अब ऑप्शन बचे अपने पास ये इनमें से। अब देखो यहाँ पे कितनी जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5, मतलब 9 के बाद 5 जीरो यहाँ पर। तो 5वें नंबर पर आएगा, पहला दूसरा तीसरा। चौथे नंबर पर जीरो आएगा और 5वें नंबर पर फिर 9 आएगा। ऑप्शन डी आएगा, है ना। आपको ये देखना है एक्चुअल में कि कितनी जीरो हैं। जितनी जीरो होंगी ना 1 2 3 4 5, इसका मतलब दशमलव के बाद 5वें स्थान पर आएगा। 1 2 3 4 5। चौथे नंबर पर कुछ नहीं है तो जीरो रख दोगे, जहाँ कोई भी नहीं है वहाँ पर क्या रख दोगे, जीरो रख देंगे। ठीक है,
और साथियों कोई दिक्कत आती है तो मुझे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपना पर्सनल नंबर भी आप लोगों को शेयर कर रखा है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप बिंदास होकर के क्वेश्चन पूछिए, जहाँ कहीं पर भी समस्या है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 840 के अभाज्य गुणनखंडों की हैं, मतलब ऐसे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहली बात तो ये नहीं आएगा, ऑप्शन से जाया करो मेरे भाइयों, ऑप्शन से। भाई 4 अपने आप में अभाज्य संख्या होती नहीं है, 4 क्या अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य गुणनखंड करने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 7 840। अगर मैं इसको गुणा करूँगा ये 840 दे रहा है। अब बाकी इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले 2 का भाग दिया 420, 2 का भाग देंगे 210, फिर से 2 का भाग देंगे 105, हाँ या ना। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, अब देंगे 3 का भाग 35 बार। समझ में आ गया क्या, बताओ हाँ या ना, बोलो भाइयों, है ना। अब फिर से इसमें देंगे, कितने का भाग जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। कितनी बार, 7 बार, 7 का 7 में 1 बार। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार तो 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ऑप्शन कौन सा है, बी। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये प्राइम संख्या नहीं है, 4 को तो अपन ब्रेक कर सकते हैं ना 2 गुणा 2 में। अब इसका गुणा करके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 7 840। तो जो ऑप्शन आपको 840 देगा वही आंसर आ जाएगा। 2 लगातार कोई भी प्राकृत संख्या लो, उनका लासा और मासा क्रम से हैं। जैसे आप कोई भी ले लो 3 और 4, तो इनका एक तो निकालो एलसीएम कितना आएगा, और एक निकालो एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो 3 4 से विभाजित कौन सी होगी, 12 होगी, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है। 2 संख्याओं में कोई कॉमन नहीं होता, मतलब दोनों संख्या को प्राइम होती है, सहभाज्य संख्या। तो एलसीएम उनका क्या होता है, गुणनफल। अगर कोई 2 संख्या ऐसी हो जिनमें कोई कॉमन नहीं आए तो उनका एलसीएम क्या होता है, उनका गुणनफल। एलसीएम 12 आएगा और एसीएफ कितना, 1। तो हमेशा ध्यान रखना, लासा तो उनका गुणनफल आएगा, लासा तो उनका क्या आएगा, गुणनफल, लेकिन मासा 1 आएगा नहीं है, ये भी नहीं है। लासा तो क्या आएगा, उनका गुणनफल। ये कोई भी 2 संख्या ऐसी हो जो को प्राइम हो तो उनका लासा हमेशा उनका गुणनफल आता है और मासा हमेशा 1 आएगा। ऑप्शन डी आएगा। किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में, देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था पहले भी, M1 D1 H1 बट्टे W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बट्टे W2, है ना। अब बताइए M1 कितने आदमी, M1 का मतलब हो गया पहले आदमी कितने थे, 2 थे, दिन लग रहे थे 8। अब जरूरी नहीं है सब कुछ दिया हो, जो दिया उससे काम चलाओ। M1 D1 दिया है, W1 कितना हो गया, 1। दूसरे में M2 आपसे पूछा गया है कितने व्यक्ति, और पहले ये देख लो कितने व्यक्ति चाहिए, 2, है ना। 2 से काटोगे 8, 2 से 2 कट जाएगा, M2 कितना हो जाएगा, 8। M2 क्या आएगा, 8। अब देखो इसमें ऑप्शन भी दिया है, लेकिन इसको ध्यान से, कितने और मजदूर लगाने पड़ेंगे। भाई पहले से भी तो कुछ मजदूर लगे हैं, हमें 2 मजदूर पहले से लगे हैं, इसमें 2 मजदूर पहले से लगे हैं, 8 मजदूर से काम हो जाएगा। इसका तो 6 मजदूर और लगाने पड़ेंगे। भाई पहले 2 मजदूर लगे हैं, अब हमारा 8 मजदूर से काम हो जाएगा। अब हमें कितने मजदूर की संख्या होगी, 8 की। M2 कितना आ गया, 8। दूसरी बार में हमें मजदूरों की संख्या चाहिए 8, 8 में से 2 अपने पास पहले से हैं, तो कितने और लगाने पड़ेंगे, 6 एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। क्या, 6 एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन बी आ गया। चलिए, राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे। भाई राम के परिवार में 3 बच्चे हैं और मोहन के परिवार में 5 बच्चे, कोई दिक्कत ना, होने तो बच्चे, हमें क्या दिक्कत। प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपये खर्च करता है मासिक। इसका मतलब क्या हो गया, राम भी अपने बच्चों की खर्चा पर मासिक खर्च कितना करता है, 400 रुपये। और मोहन का भी खर्चा मंथली जो है ना बच्चों की शिक्षा पर, वो 450 है। दोनों 450 करते हैं। फर्क इतना है कि राम 3 लोगों के लिए करता है और मोहन 5 लोगों के लिए करता है ना, बाकी खर्चा बराबर है। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत खर्च अधिक है। देखिए राम को तो कितना लगाना पड़ रहा है प्रत्येक बच्चे का, राम 450 रुपये जा रहे हैं उसके कितने बच्चों पर, 3 बच्चों पर। तो राम लगाएगा भाई साहब एक बच्चे पर 150 रुपये। उसका जो मासिक खर्च हो गया, एक बच्चे का औसत खर्च
वो 150 रुपये हो गया, क्योंकि 3 बच्चों पर 450 जा रहा है उसका। बोलो हाँ या ना। चलिए अब आगे साहब मोहन, मोहन जी आ गए। खर्चा तो भाई 450 है भाई, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा है बच्चों की। इनकी संख्या कितनी है? 5, तो 5 बच्चों में तो इसका हर एक बच्चे का कितना रुपए खर्च हो रहा है? 90 रुपये। और राम जो है ना हर एक बच्चे पे 150 रुपये खर्च कर रहा है, मोहन 90। तो कौन ज़्यादा कर रहा है? राम कर रहा है ना। कितने रुपए ज़्यादा खर्च कर रहा है? राम कर रहा है भाई। कितने अधिक कर रहा है भाई? कितने अधिक कर रहा है? राम तो कर रहा है, लेकिन कितने अधिक कर रहा है? 150 कर रहा है, ये 90 कर रहा है। दोनों का डिफरेंस 60 रुपये हो गया। 150 में से 90 गया, 60 रुपये अधिक खर्च कर रहा है। क्या? 60 रुपये अधिक खर्च कर रहा है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए हो गया। बोलो हाँ या ना भाई। कितना हो गया? 60 रुपये। बिल्कुल इजी आता था पहले टाइम पर पेपर, है ना। लेकिन अब थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मैंने टफ नहीं कराया हो, सारे के सारे आ रहे हैं। एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। क्या बात है, कितना इजी करोगे, है ना। तुमने तो प्रॉफिट लॉस की धज्जियां उड़ा डाली वाली। भाई विक्रय मूल्य 90, 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 110% होगा, है ना। 110% होगा भाई। क्रय मूल्य सीपी हमेशा 100% होता है। एक सेकंड को साथियों, चलो एक बार मैं फिर से कर देता हूँ। सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। 10% लाभ पर 110 में बेचोगे तो बोलो कितना आएगा? 11 नंबर 99। आंसर कौन सा? ऑप्शन सी आएगा। सीपी हमेशा कितना? क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अगर 10% लाभ चाहिए 110% बेचोगे, 110/100। 500 रुपये का 1% की दर से 1 साल का सादा ब्याज क्या होगा? बताइए। 500 सरल ब्याज, अरे 500 रुपये का 1 साल का 1% की दर से, है ना। मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100 लगा दो इसमें, तो क्या दिक्कत है? 5 रुपये आ गया भाई। मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टे 100। कुछ और टफ होता तो हम वो भी करते, पर यहाँ पे तो इजीली था यार, क्या दिक्कत है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है। क्रय मूल्य, पहले उसने विक्रय मूल्य पूछ लिया, अब क्रय मूल्य पूछ लिया। कोई बात थोड़ी है भाई, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। तो बताइए क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना आएगा? 100 आएगा। क्रय मूल्य कितना आएगा? 100 आएगा, है ना भाई। जो पूछा होता है उसको ऊपर लेते हैं। अगर क्रय मूल्य पूछा होता है क्रय मूल्य ऊपर आता है, विक्रय मूल्य पूछा होता है तो विक्रय मूल्य आता है। यहाँ पर मुझे क्या पूछा गया? क्रय मूल्य, इसका तो क्रय मूल्य ऊपर आएगा, और क्रय मूल्य हमेशा 100% लिया जाता है। अब 10% नुकसान पर कितना आएगा? 90 आएगा, हाँ या ना। 90 इंटू तो है ही, क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य ऊपर, विक्रय मूल्य पूछा है विक्रय मूल्य ऊपर। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 100 ऊपर रख दोगे, 10% का मतलब 90 में। चलो भाई 90 से 90 चले गए, कितना बचा? 100 रुपये बचा। ऑप्शन बी आ गया। क्या बात करते हो यार तुम भी। माचिस की डिब्बी कितने तल होते हैं? माचिस की डिब्बी कैसी होती है? घनाभाकार होती है। क्या होती है? घनाभाकार। क्या होती है? घनाभाकार। इसमें कोर कितने होते हैं? कोर या किनारे, कोर या किनारे कितने होते हैं? बताइए। 12 होते हैं। इसमें पृष्ठ या तल, पृष्ठ या तल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोने कितने होते हैं? कोने या शीर्ष, कोने या शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब बताइए इसमें पूछा क्या है? पृष्ठ या तल पूछा है तो 6 कर दोगे। पृष्ठ या तल कितने होते हैं? 6, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, एक तल पर कितनी रेखा खींच सकते हो? भाई ये तल है, एक तल है ना, तो इस पर अनंत रेखा खींच सकते हो भाई। कितनी भी रेखा खींचते जाओ खींचते जाओ, यूं खींचो यूं खींचो यूं खींचो। एक तल ही तो है, कौन रोक रहा है तुम्हें यार। यह 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो निम्न देखो, ये कह रहा है कि ये और ये 2 समांतर रेखाएं, इनको तिर्यक रेखा काटे तो क्या हुआ? अगर 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो क्या होगा साथियों? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो 2 संगत कोण बराबर होते हैं क्या? अरे भाई लाइन एंड एंगल की मैंने क्लास डाली है, रीट की अलग से मैंने क्या बना दी है? एक प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ से आप सर्च करके मेरी प्लेलिस्ट पढ़ी होंगी, उसमें लेटेस्ट रीट 2025 के नाम से पढ़ी होंगी। तो उसमें संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण भी कैसे होते हैं? बराबर। तिर्यक रेखा के एक ही वर्ग तरफ बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? जैसे ये है, ये और ये दोनों का योग 180 होता है ना। दोनों का योग, इनका और इनका योग 180 होता है। 180 का मतलब 2 समकोण होता है, बिल्कुल ये भी है, लेकिन ये एक समकोण नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा लग जाएगा? डी।
क्योंकि तिर्यक रेखा के एक की तरफ बने कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180, और 180 का मतलब दो समकोण, तो ये तीनों सही थे और डी आपका अलग थे था, तो ऑप्शन क्या आएगा डी आंसर आ जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए, 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना आएगा। 1 लीटर का मतलब हो गया 1000, क्या हो गया 1000, 1000 मिली घी का मतलब 1000, 1 लीटर है ना, 1000 मिली का वजन कितना है 910 ग्राम। एक के नियम का क्वेश्चन हो गया, किसका हो गया एक नियम का, बताइए समझ में आ गया क्या, बोलो है ना, है ना। 1000 ml, ये कह रहा है 1 लीटर, और 1 लीटर में कितने ml होता है बताओ 1000, इसका मतलब 1000 ml में घी जो आ रहा है 910 आ रहा है। हमें किस में पूछा है 700 ml में, कितने में 700 ml में घी का वजन पूछा है, तो 910/1000 इंटू 700, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 एकम 7, 7 नंबर 63, तो 637 ग्राम। देखो संख्या भी ऐसी दी है जिससे आप कन्फ्यूज हो जाओ, पर आपको काटने की जरूरत ही नहीं है। 637 एक नियम का क्वेश्चन हो गया, यूनिटरी मेथड। चलिए, एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है। देखिए आयताकार मैदान का परिमाप क्या होता है, पहले ये बताओ। आयताकार मैदान का परिमाप होता है सर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000 मीटर, इसका मतलब क्या हो गया 1000 मीटर, बोलो है ना। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई 1000 मिलीलीटर हो गया ना। अच्छा, दो दो तो है ही, लंबाई आप लोगों से पूछी गई है, लंबाई का लंबाई रख दो, चौड़ाई की जगह पे कितना रख दो 200, बराबर कितना हो गया 1000, बोलो है ना। परिमाप होता है मेरे भाइयों 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, बराबर 1000 दिया है। 2 लंबाई की जगह पे मैंने मुझे पता नहीं था इसलिए एल मान लिया, और चौड़ाई की जगह पे कितना हो गया 200 दिया है, 200 मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से दो तो यहाँ पे बटे में चला जाएगा, मतलब ये 500 हो जाएगा, तो एल बराबर कितना आएगा, लंबाई बराबर 2 का भाग दोगे ना 1000 में कितना आएगा 500, कितना आएगा 500। ये प्लस का 200 काय में चेंज हो जाएगा माइनस में, ये जो प्लस का 200 है भाई इधर जाके काय का हो जाएगा माइनस में, है ना। प्लस का 200 काय में कन्वर्ट हो, ये प्लस का 200 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 500 में से 200 गया 300, 300 मीटर इसका क्या आएगा आंसर आएगा ऑप्शन सी। एक बार फिर से देखेंगे, परिमाप क्या होता है मेरे भाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 1000 हो गया। अगर 2 यहाँ पर गुणा में है तो भाग में चला जाएगा 500, ये 200 जो प्लस का हो रखा है ना ये माइनस का, गुणा का भाग होता है प्लस का माइनस, तो 500 में से 200 गया 300, 300 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। अगला ये फिर से आ गया ना, अरे ये अभी तो किया यार। हाँ, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंज, ये मैंने कहा था ना, जो भी परिभाषा आएगी गणित की मैं आपको ट्रिकली बताऊंगा। तो इसकी ट्रिक क्या है साथियों, जब आप बैंक में जाते हो पास खाता खुलवाने तो आपको क्या मिलती है, पासबुक मिलती है, कुंजी मिलती है। पासबुक को तो क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं ना। तो काय में बैंक, ये देखिए बैंक का मतलब हो गया बैंक। बैंक में जब खाता खुलवाने जाते हो तो आप में क्या मिलती है, पासबुक मिलती है और कुंजी मिलती है। इसका मतलब ये रोजर बैंकर ने कहा, ये ध्यान रखना। किसने कहा, रोजर बैंकर ने कहा, क्योंकि बैंक में आपको क्या मिलती है, पूंजी मिलती है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है क्या, बताओ आत्मविश्वास बढ़ता है क्या। सर हाँ, आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या तार्किक रेखा बढ़ती है, बिल्कुल होती है तार्किक क्षमता। विश्लेषण सोचता है, बिल्कुल उसमें एनालिसिस करने की क्षमता होती है। तो ये सभी आंसर क्या आएगा डी, ये सभी आते हैं। आत्मविश्वास भी बढ़ता है, तार्किक रेखा भी बढ़ती है, विश्लेषण सोच भी बढ़ती है। ऑप्शन क्या हो गया डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13 113 है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है सांस्कृतिक, मानसिक, व्यावहारिक और आध्यात्मिक। तो साथियों मानने को सांस्कृतिक तो इतना होता नहीं, आध्यात्मिक में विचारा जाता नहीं है, ये तो बाद में आती है। अब मानसिक और व्यवहारिक, तो अगर ऑप्शन में व्यवहारिक ना हो तो मानसिक, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है साथियों। पहले मानसिक था, लेकिन अगर व्यवहारिक दिया है तो व्यवहारिक माना जाएगा, है ना। बाकी दोनों ना होता है खूब, व्यवहारिक भी होता है
और मानसिक, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, फिर व्यवहारिक को देंगे। किसको देंगे, व्यवहारिक। तो इसका आंसर व्यवहारिक बनेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट मेरे भाइयों आंसर आ जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर किसका नियम है, देखिए हमारे पास हम पढ़ते हैं उदाहरण से नियम। हम एक टीचर पढ़ाता है ना, वो क्या करता है कि उसके सामने, बच्चे के सामने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करेगा। क्या करेगा, बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करेगा और उनसे क्या निकलेगा, नियम निकलेगा। उदाहरण जो होते हैं अपने क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। नियम तो एक साधारण होता है, क्यों, क्योंकि नियम तो एक पर्टिकुलर निकल के आएगा, जो कहीं पर भी पढ़ाए, जैसे मैं पढ़ाऊँ तो वही नियम निकल के आएगा। चाहे आप कहीं पर पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, नियम तो एक ही निकल के आएगा। लेकिन उदाहरण अपने आप में विशिष्ट होंगे। मैं अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, कोई टीचर उस चीज़ को और एग्जाम्पल के थ्रू समझाएगा। तो उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं, अपने अपने टीचर के अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन रूल तो एक कॉमन होता है जो सभी के लिए आता है। तो जो उदाहरण से नियम की ओर चलता है वो कौन सी विधि होती है, निगमन विधि होती है ना। उदाहरण से निगमन की ओर, है ना, या सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये कौन सी हो गई, निगमन विधि हो गई। ठीक है। अच्छा, गणित में किस विधि में प्राय सूत्र और सूत्र नियम किस में होते हैं, साथ ही निगमन विधि में होते हैं ना। आपको निगमन विधि में क्या होता है, डायरेक्ट सूत्र बता देता है। जैसे लाभ बराबर क्या होगा, जैसे लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे कभी क्वेश्चन दे दिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपये है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये है, और उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 400। ये डायरेक्ट दे देगा, उसका लाभ ज्ञात करिएगा। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इसमें निगमन विधि का प्रयोग करना है। आप डायरेक्टली क्या कर लोगे, लाभ बराबर आपको पता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला लिखोगे, आंसर निकाल दोगे। तो ये कौन सी विधि हो गई, निगमन। इसमें केवल नियम और सूत्र आप लोगों को बता दिए जाते हैं। ठीक है, इनमें एग्जाम्पल बाद में बताए जाते हैं, नियम पहले बताए जाते हैं। अच्छा, सबसे छोटी कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का सही तरीका क्या है। बच्चे रटने पर रटते तो हैं, पर उनको एक तरीका, ये ऑथेंटिक नहीं माना जाता साइकोलॉजिस्ट ने। बच्चों में रटने की प्रकृति बहुत होती है, आगमन निगमन सब बाद में, पहले बच्चों को क्या आता है, खेल। बच्चे टीचर, तभी तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। बच्चे को खेल खेल में से चाइना प्राथमिक लेवल पर तो सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो बच्चों को खेल खेल में सिखाओ। मनोरंजन एवं खेल विधि, छोटी विषयों में, कक्षाओं में विषय, गणित विषय में रुचि उत्पन्न कर ली गई, बिल्कुल मनोरंजन और खेल विधि, ये द्वारा से आ गया। ऑप्शन कौन सा, पहला ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, आ जाता है तुम्हें याद भी हो जाएगा इस बहाने। अच्छा, निम्न में से किसमें गणित विषय का स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है, प्रयोग नहीं हो रहा। भाई लाभ हानि तो जब निकाल पाओगे जब आपको मैथ पता होगा, फॉर्मूला पता होगा आपको कि लाभ का फॉर्मूला ये होता है, ये तो बिल्कुल गणित होता है। सब्जी खरीदोगे तो भी आपको क्या होगा, भाई पैसे देने पड़ेंगे उसको, क्या पैसे देने पड़ेंगे, वो फिर आपको रिटर्न करेगा, तो ये भी गणित का प्रयोग हो रहा है। किसी से उधार लोगे तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन साइकिल चलाने में स्पष्ट रूप से आपको नहीं पता है, क्योंकि इसमें तो आपको ताकत लगानी है। भाई आपको क्या लगानी है, ताकत, पैडल चलाने बस, है ना। वैसे भी सब्जियां खरीदना, और ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि इतने रुपए से इतने लौटेंगे। तो इसमें से ऑप्शन साइकिल चलाना, इसमें स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है ना। चलिए, अच्छा, राम खेल खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदों को लगाता है। राम तो क्या कर रहा है, पहले ये 3 गेंद लगाते हैं, फिर ये 3-3 के 2 ग्रुप बना दिए राम ने। पहला स्टेप ये रहा, दूसरा, इसमें 3 स्टेप है। पहले स्टेप में 3 गेंद ये है, दूसरे स्टेप में ये है, और तीसरे स्टेप में ये गेंद है ना। इस तरीके से वो तो खेलता जा रहा है, क्या खेलता जा रहा है। लेकिन अब इसमें क्या, मोहन एक तालिका बनाता है। मोहन चतुर है कि ये कुछ ना कुछ तो बेटा इसमें चक्कर है, ये उसका तालिका बनाता जा रहा है। जैसे 3 चिन्हों पर 1 होता है 3 का, तो 3 कर दिया। भाई 2 से 6 हो गया, 1 से 3 हो गया, 2 से 6 हो गया, 3 से 9 हो गया। वो इस तरीके से साड़ी बनाता जा रहा है आगे भी। अब इससे आपने क्या नहीं, राम खेलता है, मोहन गणित कर रहा है। बताइए भाई, राम क्या है, कौन खेल रहा है, राम तो खेल रहा है। राम को कोई फर्क नहीं चल रहा कि लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा, राम तो खेल रहा है। लेकिन मोहन क्या कर रहा है, गणित कर रहा है। सामान्यीकरण, राम का तो बस खेलने पर ध्यान है, सामान्यीकरण क्या कर रहा है। ठीक है, राम और मोहन दोनों केवल खेल तो नहीं खेल रहे, नहीं तो वो साड़ी क्यों बनाता। राम गणित कर रहा है और मोहन खेल रहा ना। खेलने का तो पहले दे दिया उसने कि राम खेल रहा है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। ए जो साथी करके आए थे उन सबका बढ़िया है ना। तो आप इससे सीख सकते हो। देखिए कभी भी किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो मेरा मानना यह है कि उसके प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, उससे आपको क्लियर पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको पेपर को करना है।
एक यदि एक विद्यार्थी गणित में कई बार अनुत्तीर्ण हो रहा है, फेल होता जा रहा है, फेला होता जा रहा है ना, तो यह जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है। देखिए आपको एक बच्चे के बारे में जानना है और ये जानना है कि वो किस विषय में कमजोर है, तो क्या करना पड़ेगा, लिखित कार्य से तो नहीं होगा, क्योंकि लिखित कार्य से तो केवल लिखित से संबंधित होगी। हो सकता है उसको बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो, लिख नहीं पा रहा हो, है ना, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मौखिक कार्य हो सकता है वो बोलना चाहता हो, उसमें लिखना नहीं आ रहा हो, तो ये भी नहीं करेगा। निदानात्मक कार्य, भाई आपने पढ़ा होगा निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। पहले निदान होता है, बच्चे की कमजोरी के बारे में जाना जाता है और बच्चे की जानकारी के लिए कौन सी सब्जेक्ट में क्या कमी आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को जानने के लिए क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसकी उस कमी को, उस बच्चे की कमी को दूर कर दिया जाता है। तो क्या आएगा, निदानात्मक कार्य इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन मेरे भाइयों सी आएगा। छात्र गणितज्ञता में गति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताइए, चर्चा या वाद विवाद करके लड़ाई करवाओगे क्या, वाद विवाद करके, है ना। और वैसे भी स्पीड होती है, गणित में तो लिखने का काम होता है, गणित का कोई भी क्वेश्चन करते हो आप, लिखने का काम होता है, तो चर्चा से बात बन जाएगी क्या, ना बनेगी भाई। मौखिक कार्य उसमें भी लिखना होता है, केवल लिखित कार्य से नहीं होगा, दोनों अभ्यास होने चाहिए। जितना आप अभ्यास कर लोगे, आपने देखा होगा कि आप पहले भाग किसी और तरीके से करते थे, आपको जैसे पहले 5 का भाग करना होता था 135 में, तो आप इस तरीके से करते थे कि 5 दूनी 10, 3 5 और 5 सत्ते 35। तो अब आप क्या करते हो, 135 लिखते हो, 5 का भाग देते हो, कितने का भाग, 5 का। तो कैसे देखते हो सर, 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 7 3 बचा और 5 सत्ते 35। तो आपने ये कैसे सीखा कि आप जब छोटे थे तब इस तरीके से आपने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस कर लिया, अभ्यास कर लिया, उसके बाद ये आया। तो गणित स्पीड कैसे बढ़ती है, अभ्यास द्वारा। ठीक है साथियों, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा। सेशन को सभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत, इसी तरीके से जुड़ते रहिएगा। हम नई नई आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे, कुछ ना कुछ कराते रहेंगे। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।